किया है और अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने यह ऐलान किया। खड्डा से अजय गोविंद राव को प्रत्याशी बनाया है। कुशीनगर से राजेश्वर सिंह, पनेरा से सतीश सिंह, फरेदा से जितेंद्र शर्मा, पडरौना से राजन जायसवाल। बात करेंगे कैंडिडेट्स की, लेकिन उससे पहले यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। हिंदू युवा वाहिनी संस्थापक इसके योगी आदित्यनाथ रहे हैं पूर्वांचल के। बहुत बड़ी खबर है, उन्हीं के खेमे में यह रिफ्ट, यह टकराव पैदा हो रहा है। क्या माने कि बीजेपी में अंदर के हालात क्या है, फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है कि इसकी वजह क्या है। खबर आपको बता दें, बीजेपी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने मोर्चा खोल दिया है। यह हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ की स्थापना की हुई है, लेकिन उन्हीं की मुखालफत उन्हीं के सामने आ गई है और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कुछ देर पहले इंडिया वॉइस की योगी आदित्यनाथ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस खबर में कोई दम नहीं है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। हालांकि उन्होंने इंडिया वॉइस के मंच पर बात करने से मना कर दिया। तो मुद्दे की बात में ये मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए। केशव प्रसाद मौर्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, और दंगे की बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से एक निजी चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें इन्होंने बहुत सारी बातें करी कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई तो जो कैराना है और मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें करी, अखिलेश सरकार पर निशाना साधा, बीएसपी को कहा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बहुत सारी अहम बातें कही। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे में कुछ लोगों को क्लीन चिट अभी नहीं मिल पाई है, कुछ लोगों को मिल चुकी है। उनमें सरधना से जिनको टिकट मिली है संगीत सोम है, सुरेश राणा है। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इनकी तरफ तस्दीक कर रही थी या फिर मसला उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है, ध्रुवीकरण की तरफ है? हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में लगातार जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे बाद में चर्चा करेंगे। पहले केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सुनिए। पहले तो ये सवाल अखिलेश यादव जी से, वो जवाब दें कि कैराना का कांड क्यों हुआ, वहां से लोगों को पलायन क्यों करना पड़ा, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ, उस दंगे के अपराधी आजम खां को गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में क्यों नहीं डाला, उत्तर प्रदेश से दादरी कांड क्यों हुआ, गौवंश हत्या का कानून, हत्या पर रोक का कानून बना है, उस पर कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं की। 1000 से अधिक दंगे, 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की पिटाई, 150 से अधिक की संख्या में पुलिस वालों की मौत। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अन्याय के खिलाफ चुप रहने वाली भी पार्टी भाजपा नहीं। अगर कैराना होगा तो भाजपा चुप नहीं रहेगी। अगर मेरी बेटियों को स्कूल जाने से कोई गुंडा रोकेगा तो बीजेपी चुप नहीं रहेगी। इसको कोई किसी रूप में देखे, हम इसको यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह अन्याय है, यह अत्याचार है, यह अनाचार है और सत्ता के संरक्षण में है, और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे। आने दीजिए भाजपा की सरकार। जिन लोगों के कारण कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा है वो जेल के अंदर नजर आएंगे, जो पलायन किए हैं वो कैराना के अंदर नजर आएंगे। आपको कह दे रहा हूं, दंगे के असली अपराधी, असली गुनाहगार भाजपा की सरकार आने दीजिए। अगर अखिलेश यादव के दामन पर भी अगर उस दंगे का दाग होगा तो ना किसी कीमत पर अखिलेश छूटेंगे, और आजम खां के ऊपर अगर दाग होगा तो अभी बचा सकते हैं, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में, सत्ता का अपने शासनकाल में दुरुपयोग किए हैं। जिस दिन भाजपा आएगी, आजम भी जेल में होंगे, अंसारी भी जेल में होंगे, अतीक भी जेल में होंगे। तो हिंदू युवा वाहिनी की बात चल रही थी, हम इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। योगी आदित्यनाथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो हिंदू युवा वाहिनी है, इसने आपके खिलाफ मुखालफत कर दी है, कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं है, ये सब बकवास है जी। हर जिले की इकाई ने अपने स्टेटमेंट भेज दिए हैं जी कि वह एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है जी, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है जी, और वह केवल राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़ा है जी। जो राष्ट्रवादी मिशन को लेके चलेगा, राजनीतिक क्षेत्र में हम उसका समर्थन करेंगे और वह भारतीय जनता पार्टी का हर जगह समर्थन करेगा। योगी जी, बहुत बिल्कुल आपने पूरी तरह से नकार दिया। दूसरा सवाल आपसे, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आप बोल रहे हैं पिछले 2 दिन से कि कैराना और मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने पूरा भाषण सुना। चुनाव से ठीक पहले यह बयान, 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे, कोई विशेष वजह?
चुनाव के पहले ही कहा, हम लोग तो 2013 से इस मुद्दे को उठा रहे हैं जी। संगीत सोम आरोपी हैं इसमें। क्या मुजफ्फरनगर ऐसे दंगे होने चाहिए क्या? उसके दोषियों को बख्शा जाना चाहिए क्या? क्या कैराना जैसी घटनाएं हम इस देश के अंदर होने दें? योगी जी, दाग आपके दामन पर भी है, आपकी पार्टी के। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी आएगी, न कैराना होगा और न ही मुजफ्फरनगर के दंगे होंगे। तो माना जाए जो बीजेपी के दोषी हैं उनको भी सजा मिलेगी? मैंने कहा जो भी दोषी होगा जी, वे हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्रवाई की है वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई थी जी, एक तरफा कार्रवाई थी जी, अन्यायपूर्ण थी जी। शुक्रिया योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस से बात करने के लिए आपका। तो ये थे योगी आदित्यनाथ जो दोनों मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे। पहले तो हिंदू युवा वाहिनी का जो मुखालफत थी उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया, और दूसरी चीज जिस पे हमारा ये शो है आज का, दंगे पर बीजेपी का दंगल, उन्होंने कहा कि कैराना हो या मुजफ्फरनगर हो, जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी के हैं या फिर उनकी पार्टी के। फिलहाल मृत्युंजय सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय कुमार जी, आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, आपने केशव प्रसाद मौर्य का आधा बयान सुना, आधा हम बाद में सुनाएंगे। पहली प्रतिक्रिया आपकी। ये पहले योगी आदित्यनाथ जी के बयान पर प्रतिक्रिया दे दूं जी। योगी जी ने जो सफाई में बात कही है योगी आदित्यनाथ ने, वो सही है कि चुनाव लड़ने का जो ऐलान उन्होंने किया है, सुनील सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, कथित तौर पे, तो सबसे पहली बात यह है कि हिंदू युवा वाहिनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक दल के रूप में जी। तो उसके लिए इन्होंने नए सिरे से प्रक्रिया अगर होगी तो राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्टर्ड कराने के लिए करानी होगी जी। और दूसरी कि अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, सीधे चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो फिर किसी न किसी और दल के सिंबल पर या निर्दलीय के तौर पे वो लड़ पाएंगे या लड़ा पाएंगे जिन लोगों को लड़ाना होगा जी। तो ये बात तो तकनीकी तौर पे सही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हिंदू युवा वाहिनी, दूसरी बात यह है कि हिंदू युवा वाहिनी सीधे तौर पे चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इसके लोगों को भाजपा टिकट देती है। जैसे इस चुनाव में भी अभी तक जो टिकट घोषित हुए हैं उसमें सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से राघवेंद्र सिंह हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी हैं, उनको टिकट दिया गया है जी। दूसरा मेहंदावल संत कबीर नगर जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से राकेश सिंह बघेल को भाजपा ने टिकट दिया है, वो हिंदू युवा वाहिनी के हैं, भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी और भाजपा का एक संबंध है, जहां योगी के असर में, योगी के प्रभाव में लोगों को टिकट देती है भाजपा जी। इसमें हो सकता है या ऐसा, जैसा मेरी जानकारी है ऐसा ही हुआ है कि कुछ लोगों को टिकट इनके कहने से दिया गया है और बाकी जगह भाजपा ने अपने हिसाब से टिकट दिए हैं जी। जिन लोगों को उम्मीद थी कि कई वर्षों से लगातार लगे थे, उनको लगता था कि हमें भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इसलिए वो इसके लिए योगी को जिम्मेदार मान रहे हैं और यही कारण है कि वो विरोध जता रहे हैं जी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपके पास वापस आएंगे। पहले अधूरी बात कर रहे थे केशव जी, पूरी बात सुनिए। पहले तो ये सवाल अखिलेश यादव जी से, वो जवाब दें कि कैराना का कांड क्यों हुआ, वहां से लोगों को पलायन क्यों करना पड़ा, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ, उस दंगे के अपराधी आजम खां को गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में क्यों नहीं डाला, उत्तर प्रदेश से दादरी कांड क्यों हुआ, गौवंश हत्या का कानून, हत्या पर रोक का कानून बना है, उस पर कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं की। 1000 से अधिक दंगे, 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की पिटाई, 150 से अधिक की संख्या में पुलिस वालों की मौत। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अन्याय के खिलाफ चुप रहने वाली भी पार्टी भाजपा नहीं। अगर कैराना होगा तो भाजपा चुप नहीं रहेगी। अगर मेरी बेटियों को स्कूल जाने से कोई गुंडा रोकेगा तो बीजेपी चुप नहीं रहेगी। कोई किसी रूप में देखे, हम इसको यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह अन्याय है, यह अत्याचार है, यह अनाचार है और सत्ता के संरक्षण में है और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे। आने दीजिए भाजपा की सरकार। जिन लोगों के कारण कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा है वो जेल के अंदर नजर आएंगे, जो पलायन किए हैं वो कैराना के अंदर नजर आएंगे। आपको कह दे रहा हूं, दंगे के असली अपराधी, असली गुनाहगार भाजपा की सरकार आने दीजिए। अगर अखिलेश यादव के दामन पर भी अगर उस दंगे का दाग होगा तो ना किसी कीमत पर अखिलेश छूटेंगे, और आजम खां के ऊपर अगर दाग होगा तो अभी बचा सकते हैं, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में, सत्ता का अपने शासनकाल में दुरुपयोग किए हैं। जिस दिन भाजपा आएगी, आजम भी जेल में होंगे, अंसारी भी जेल में होंगे, अतीक भी जेल में होंगे।
तो खुलेआम बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग जेल में होंगे नाम लेके। फिलहाल ये कैराना क्या है? बहुत छोटा सा कस्बा है कैराना। वहां के लोगों से बात की इंडिया वॉइस ने, तो उन्होंने कहा कि सन 47 के बाद से अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कैराना जो है किसी भी तरह के इस तरह की तस्वीरों का शिकार हो। हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई, लेकिन हुकुम सिंह जी जो नेता है बीजेपी के, उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी 346 लोगों की कि उन्होंने पलायन किया। सच क्या है ये बाद में बताएंगे, पहले कैराना पर एक केस स्टडी है, वो सुनिए। सायरन बजाती गाड़ियां, नेताओं का ऐसा जमघट, गलियों में गाड़ियों का ऐसा काफिला, पार्टी कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे ने शायद ही पहले ऐसी गहमा गहमी देखी हो। लेकिन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना हिंदू परिवारों के सनसनीखेज पलायन का दावा करके इस कस्बे को अचानक सुर्खियों में ला दिया। जो अपनी जान बचाने के लिए कैराना छोड़ करके गए थे, अब वो किसी भी बिरादरी के हों, किसी समाज के हों, ये तो मेरे लिए गौण बिंदु है। लेकिन ये 346 इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं किस कम्युनिटी के ये होंगे। बीजेपी की एक टीम शामली के कैराना कस्बे पहुंचती है, वो भी अपने सांसद हुकुम सिंह के दावों का सच जानने के लिए। ये लोग उन लोगों से मिले जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो डर की वजह से अपना घर छोड़कर चले गए। कई लोगों को बीजेपी के जांच दल से मिलने के लिए बुलाया गया था। बीजेपी नेताओं से ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि उनसे रंगदारी मांगी गई। बीजेपी की जांच टीम में 9 लोग शामिल थे, जिसमें 4 सांसद थे। यूपी बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना ने टीम लीड की, लेकिन हुकुम सिंह इस टीम के साथ नहीं आए। लेकिन पार्टी नेताओं ने उनकी बात पर भरोसा किया कि हुकुम सिंह बोल रहे हैं तो सच ही होगा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये कम्युनल नहीं, कानून व्यवस्था का मामला है। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी से बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है। कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, कहीं भी हो, वेस्टर्न यूपी के अंदर पहले भी ये खेल हो चुका है। हर चीज को पोलराइज करने की जो आदत भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडरों की है, वो यहाँ भी है। लेकिन मैं इससे ऊपर हट करके बात कहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, कायदे से देखना चाहिए और उसके बाद चीजें साफ होना चाहिए। अगर लोग इसी तरह कमेटियां और पंचायतें करने लगेंगे तो कानून का राज थोड़ा रह जाएगा, बिल्कुल अफरा तफरी हो जाएगी। कानून व्यवस्था काम करेगा। से जो हिंदुओं का पलायन हुआ है वो नहीं होना चाहिए, और मुझे आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको संज्ञान क्यों नहीं लिए। वो किन वोटों के लालच में इतनी बड़ी घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। खास बात यह है कि बीजेपी की जांच टीम जब कैराना का दौरा कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, उसी दौरान कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर आए। वो बोले कि कैराना कस्बे को बदनाम किया जा रहा है, जबकि 1947 के बाद यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। कैराना की सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है, इस मामले में जमकर सियासत हो रही है। यूपी की सियासत के स्याह रंगों का एक सच कवाल गांव से होकर गुजरता है। जानसर तहसील का कवाल गांव 27 अगस्त 2013 को सुर्खियों में उस वक्त आया था जब यहां से एक छोटी सी घटना ने चिंगारी का रूप लिया था। ये चिंगारी मुजफ्फरनगर कैराना होते हुए शामली के कई गांवों तक पहुंची और इस चिंगारी में 40 जानें यूं ही चली गईं। 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए, अपने ही घरों में रिफ्यूजी की शरण उन्होंने ली। सियासत पर भी असर पड़ा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आंच पहुंची तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उस गांव जाना पड़ा। मुजफ्फरनगर के लोगों के मरहम जाकर उनको दर्द की दवा देनी पड़ी। आजम खां से लेकर संगीत सोम, सुरेश राणा, इन तमाम लोगों के नाम सामने आए। सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त की जनता ने सूबे की सत्ता को जवाब दिया और नतीजा बीजेपी के पक्ष में जोर शोर से मतदान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो एक कैराना की केस स्टडी हमने दिखाई। नीरज शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है नीरज शर्मा जी आपका। केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया, कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे आप? उन्होंने कहा कि कैराना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपके भी तो लोग हैं उसमें, और ठीक चुनाव से पहले इस बयान का मतलब क्या है, वो भी इतना एग्रेसिवनेस में? देखिए, निश्चित तौर पर इस बयान का सभी राजनीतिक पार्टियों को स्वागत करना चाहिए जी। और स्वागत इसलिए करना चाहिए, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो या अन्य उत्तर प्रदेश का कोई भी स्थान हो जी, इन घटनाओं के मूल में अगर आप जाएंगे जी तो ये पाएंगे कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के लुंज पुंज प्रशासन का परिणाम ये सब घटनाएं हैं जी।
समाजवादी पार्टी के लुंज पुंज प्रशासन का यह परिणाम है। आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं। 1989 में भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस को बिहार से बेदखल करके 1990 में लालू की आरजेडी की सरकार सत्ता में आई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2002, गोधरा कांड और हिंसा के बाद कुछ लोगों को लगा कि सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही वोट डाले जाएंगे। मिड गुजरात दंगा इससे प्रभावित हुआ, बीजेपी को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली। उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव, बिहार के बेतिया, नवादा में बड़े दंगे हुए। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ में कई दंगे हुए। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया आप सब देखते हैं। उससे भी पहले जाते हैं, 1984 की बात करेंगे। सिख विरोधी दंगे हुए। इंदिरा सहानुभूति लहर में कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। कहीं इसी राह पर तो नहीं बीजेपी? नीरज शर्मा जी आपसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना इस तरह की घटनाओं का आधार बनाकर लोगों के बीच में जाना चाहती है। जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, गुड गवर्नेंस हमारा मुद्दा है जी, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की जान, उनका माल भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा जी मुख्य मुद्दा रहा है। यदि किसी सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने कर्तव्य के विपरीत जाकर जी अपना काम ठीक से ना करते हुए जी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिलवाया है और सरकार के मुख्य रूप से जो प्रभावी मंत्री हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ऐसी घटनाओं में रहा है जैसी घटनाओं को करने वाले के पक्षधर के रूप में उनका चेहरा उजागर हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए सब लोग बौखलाए हुए हैं। इस बात से इनको बड़ी परेशानी महसूस होती है। वरना कोई भी अच्छा राजनीतिक दल जो जनता के हितों की बात करता है, जो जनता की जान की परवाह करता है, उसे इस बयान का स्वागत करना चाहिए था। मृत्युंजय जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बात पे? जी बिल्कुल जी। आपने अभी पूछा था कैराना दंगे की बात बार बार क्यों हो रही है। जी। तो अभी पिछले दिनों में पश्चिम यूपी गया था घूमने, एक जायजा लेने जर्नलिस्ट के तौर पर। तो मुझे लगा कि अभी भी कि भले ही इसको महीनों गुजर गए हों लेकिन उसकी गर्माहट पश्चिम यूपी में के राजनीतिक उसमें अभी भी है जी। और बीजेपी अगर ये बयान वहाँ से दे रही है, केशव प्रसाद मौर्य ये बयान दे रहे हैं, तो वो वहाँ जातियों के समीकरण को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ लड़ाई पश्चिम यूपी में हिंदुत्व के आधार पे हो, जो इनका मुद्दा रहा है हिंदू मुस्लिम के आधार पे हो, और वो स्थिति इनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जी मृत्युंजय जी, एक ब्रेक का वक्त है, चर्चा जारी है। हमारे साथ लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने पूरा दौरा किया है, उस दौरान मुजफ्फरनगर और कैराना का बहुत नजदीक से देखा है, वहां लोगों को, दर्द को और राजनीति को। उनके पास जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात चल रही है, मुजफ्फरनगर की बात चल रही है, कैराना की हमने आपको केस स्टडी दिखाई। ये 2 साल पहले जो हुआ, जो नेताओं ने बयानबाजी की, उसकी तस्दीक थी, उसका नजारा था। आज क्या हालात हैं कैराना के, लोग क्या सोचते हैं, पहले ये सुनिए। इसमें जो है सपा सरकार ही पहले से ही, और सबसे ज्यादा रोल इसमें आजम खान जी का रहा। अगर वे चाहते तो इस दंगे को नहीं दबा सकते। चाहिए जी, देखो इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने गलत कदम उठाए उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे दंगे फिसाद हो, गांवों में हो, शहरों में हो, इलेक्शन के टाइम पर हो, प्रधान हो या एमएलए हो या एमपी हो, तो मैं इसी वजह से है। अब भाई मेरी वोट ज़्यादा गिर जाए, उसकी कम गिर जाए, मैं हो जाऊँ, तो ये तो इसी हिसाब से। तो ये नेताओं का ये दंगा कराया हुआ था। अगर ट्रांसफर डीएम और एसपी के ना हो पाते यहाँ से तो कोई दंगा नहीं होता। कोई दंगा नेताओं को आज तक कोई सजा ना हो पाई, ना हो। ये सब एक उसके चट्टे बट्टे हैं। मौर्य जी का एक कदम खाली जख्मों को खरीदने गया और कोई कदम इसमें कोई सहायता नहीं मिली। तो नीरज शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, मृत्युंजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव स्टूडियो में हैं दिल्ली में। लखनऊ से हमारे साथ विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं लाइव। विशाल, बहुत नजदीक से आपने इन दंगों को, इनके दर्द को कवर किया है। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नेताओं का कराया हुआ है। कौन नेता है? केशव प्रसाद बोल रहे हैं दोषियों को सजा होगी। इधर सरधना से संगीत सोम को टिकट दे दिया गया है, जो आरोपी हैं। फिलहाल आज हाईकोर्ट की बेंच ने खारिज कर दी इनके खिलाफ जो याचिका है। लेकिन क्या लगता है, अगर पॉइंट ऑफ डाउट की बात करें तो क्या इस तरह की छवि को आपको टिकट देना चाहिए फिलहाल? देखिए, एक चीज दीपांशु समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य, और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में पहले चरण में चुनाव है। और ये कहा जाता है कि जब चुनाव में जो पीएससी या बटालियन पुलिस जो तैनात होती है, जब वो दूसरे चरण में जाती है तो ये बताती है कि किस पार्टी की हवा है, और उसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में माहौल बनता है। तो मतलब साफ है कि चुनावी बिसात पर जो दंगे की जो दंश था उसको बिछा दिया गया है, और अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अपने मोहरे आगे बढ़ाकर
अब भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा लेने में जुट गई है। अभी कुछ दिन पहले संगीत सोम के एक ट्रक पकड़ा गया था प्रचार में, उसमें जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसकी सारी सीडी, उनके बयान सब पकड़े गए थे। और केशव प्रसाद मौर्य ये बयान दे रहे हैं कि वो आरोपियों को जेल भेजेंगे। ऐसे में उनका इशारा अपनी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आजम खान की तरफ था। और ये चीज साफ है कि जो दर्द जो 28 अगस्त 2013 को कावल से शुरुआत हुई थी जिसकी, वो दर्द शायद आज भी लोगों को चैन से जीने नहीं देता है। करीब 61 जाने जो सरकारी आंकड़ों में थे, ऐसे तो करीब कहा जाता है कि 300 से 400, मैं चूंकि वहां पे खुद गया था तो 300 से 400 की मौतें हुई थी, आकलन जो इस बात का लगाया था, लेकिन सरकारी आंकड़ों में करीब 61 जाने गई थी और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। वो दर्द आज भी है और यही वजह है कि उस दर्द को फिर से चुनाव आते वक्त इसको उठा दिया गया है। और हमने इस बात को पहले बताया था और ये कहना गलत नहीं हुआ कि बिल्कुल चुनावी माहौल आते आते अब इस बात को उठाना भाजपा के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि इसी ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते भाजपा अपना माहौल बनाने के कामयाब हुई थी। 2014 में कई नाम है, आपको नाम याद है, संजीव बालियान, भारतेंदु सिंह, सुरेश राणा, हुकुम सिंह और अब के संगीत सोम, इन सबके नाम थे और इनको दंगे में आरोपी बनाया गया था। किसी को भी अभी पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसे में कैराना का मसला हुआ और उस कैराना मसले में एक बात ये भी निकल के आई थी कि कुछ लोग करीब 40 साल पहले पलायन कर गए थे, सिर्फ इसी वक्त पलायन नहीं किए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा की सरकार भी रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में उनके वक्त भी पलायन हुआ था। और जिस तरह से एक चीज साफ देखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है, क्योंकि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि राम मंदिर का जो है 2 महीने के बाद यही सवाल बिल्कुल विशाल नीरज शर्मा जी से, बीजेपी नेता हैं, यही पूछना चाहेंगे। अचानक से 2 दिन बाद यू टर्न ले लिया उन्होंने राम मंदिर को, पता चला कि जो उनका विजन डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। अब मैं कैसे मान लूं कि ये जो बोल रहे हैं ये करेंगे? नीरज शर्मा जी देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का आस्था का विषय है जी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी आपको बताया, केवल विकास के नाम पर इस चुनाव में जा रही है जी। और विकास ही हमारा वोट मांगने का आधार है जी। कैराना और मुजफ्फरनगर की जो घटनाएं हैं, जमीनी जो सच्चाई है उसे ना आप नकार सकते ना मैं नकार सकता जी। वहां जो स्थितियां हुई हैं, वहां एक समुदाय विशेष के लोगों को जिस प्रकार से धमकियां दी जाती हैं, जिस प्रकार से उन्हें अपना घर दुकान मकान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिस प्रकार के समाचार आपके पास पहुंचते हैं और हमने जमीन पर जाकर वहां देखा है जी, कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि राजनीतिक लोगों के संरक्षण प्राप्त लोग वहां अन्याय अत्याचार और उत्पीड़न लोगों को करते हैं। जी 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 विशाल पूछे, जी विशाल पूछे। नीरज जी, आप कह रहे हैं कि विशेषकर एक समुदाय के लोग जो है उनके खिलाफ ये षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन आपके ही नेता वहां पे पंचायत करते हैं और उस पंचायत के बाद आग इतनी भड़कती है कि शामली तक पहुंच जाती है। और ये लगातार, जब कांवल गांव की बात करें, ये घटना वहां पे रुक सकती थी, मलिकपुर के लड़के थे, एक प्रतिक्रिया हो गई थी और ये और उसके तुरंत के बाद प्रशासन ने अपना डीएम वहां से हटा दिया, एसएसपी अब्दुल हमीद थे, उनको तोहफा दिया गया बाकायदा, लेकिन आपके लोगों ने भी तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल विशाल। मुजफ्फरनगर की 3 साल गुजर गए हैं, शायद थोड़ा मेमोरी प्रॉब्लम भी हो सकता है हम लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, बहुत चीजें आगे जाती हैं तो पीछे की चीजें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। मुजफ्फरनगर की पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए देखिए। पहले ये देखिए 27 अगस्त 2013 ये दिन है, जाट मुस्लिम के बीच कैसे चीजें शुरू हुई थी। कवाल गांव कथित तौर पर छेड़खानी से मामला शुरू हुआ था। लड़की के परिवार ने शहनवाज नाम के लड़की की हत्या कर दी थी। 2 लड़के थे, दूसरे ग्रुप ने उसके बाद उन दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, यहां पर दंगे के हालात हो गए। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुजफ्फरनगर दंगों की अपनी चुनावी चौसर बिठानी शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को हटाकर भाजपा आने पर इस पूरे दंगों की जांच कराने की बात कह दी है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी इन दंगों के आरोपी हैं। ऐसे में क्या भाजपा इनकी भी जांच कराएगी? जाट युवकों ने के इंसाफ के लिए महापंचायत भी बुलाई गई। उसके जवाब में 30 अगस्त को मुस्लिम महापंचायत बुलाई गई। उसके बाद फिर जवाब मिला, नगला मंदौड़ में महापंचायत की गई। बीजेपी नेताओं पर, जिनके नाम ले रहे हैं, उन पर जाट समुदाय को उकसाने का आरोप लगा। जौली नहर कांड अब आपको बताते हैं। 7 सितंबर को महापंचायत से लौट रहे किसानों पर हमला हुआ।
जौली नहर के पास दंगाइयों ने यह पूर्व नियोजित सुनियोजित हमला था। किसानों के 18 ट्रैक्टर जो ऑफिशियल आंकड़ा है और 3 बाइक फूंक दी। चश्मदीदों के मुताबिक जो शव है उन्हें जौली नहर में फेंक दिया गया। एक फोटोग्राफर, एक जर्नलिस्ट समेत 43 लोगों की मौत का ये ऑफिशियल आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद कार्रवाई के तौर पे दंगा फैलने की सूरत हाल में पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया। शहर को सेना के हवाले किया गया। 10,000 पीएसी, 1300 सीआरपीएफ, 1200 आरपीएफ के जवान तैनात किए गए। मृत्युंजय जी, आप मतलब सोच सकते हैं, सेना मतलब बिल्कुल लास्ट लैप होती है। 10,000 पीएसी के जवान, 1300 सीआरपीएफ, 1200 आरपीएफ, 1000 सेना के जवान तैनात किए गए। कितना क्योस फैल गया था आपस में, मतलब पता नहीं चला इतने बड़े लेवल पे। और जो जनता बोल रही है वो कह रही है कि नेता हैं जो ये सब करा रहे हैं। अब कौन नेता है? बीजेपी कह रही है वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी कह रही है वो बीजेपी है। कौन सही कौन गलत? अभी के आप बयानों को ही देख लें तो बहुत साफ पता चल जाता है कि दोनों तरफ नेता थे या दोनों तरफ के लोगों को राजनीतिक संरक्षण था। नहीं तो 2-2 बार महापंचायत एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से हो रही है, प्रशासन उसी समय एक्शन ले लेती। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभी है कैराना को लेकर अभी जो मुद्दा उठाया जा रहा है, मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इसके पीछे एक वजह तो यह है कि पहले चरण में यूपी में चुनाव पश्चिम यूपी से शुरू हो रहा है और वहाँ अभी भी जो राजनीति की गुंजाइश ये दिख रही है कि मुस्लिम जिस तरफ जाएगा वो बसपा की तरफ जाएगा या सपा की तरफ जाएगा या रालोद की तरफ जाएगा। इसके हिसाब से राजनीति का आकलन हो रहा है कि चुनाव किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसको ये लगता है कि मुस्लिम हमारी तरफ किसी हाल में नहीं आ सकते, तो बाकी गैर मुस्लिम, गैर यादव, गैर जाटव इनको वो एकत्र करने की कोशिश कर रही है, एकजुट करने की कोशिश कर रही है और यही उसकी रणनीति दिख रही है। ओके, नीरज शर्मा जी, 2013 की बात करें, उसके बाद ये जो कैराना कांड हुआ था, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आखिर कैराना का जो है वो सच क्या है। मैं भी उसका चश्मदीद था, वहां मैं गया। वहां पर जो मुस्लिम्स थे, ये जो टीम आई थी 9 सदस्यों की जिसमें 4 विधायक थे, उनके बाद कुछ मुस्लिमों ने उनके सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां हिंदू और मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है। हुकुम सिंह जी जो है, अभी होली पर हम उनके यहां जाके रंग लगाते हैं, ईद पर वो हमारे यहां आते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? केशव प्रसाद बोल रहे हैं कि लोगों को हटा दिया। कुछ हिंदुस्तान टाइम्स से लेके कई न्यूज़पेपर्स, इवन इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा लेख छापा था। 40-40 साल पहले जिनकी डेथ हो गई है, आप उनको कैंडिडेट बना रहे हो। एक सिंपल घर का नक्शा दिखा रहे हो जिसमें मकान बिका हुआ है। आप कह रहे हो कि मकान इसलिए बिका हुआ है क्योंकि वो लोग डर के मारे चले गए। मैंने वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि डर की कोई वजह नहीं है, उन्हें लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो वहां पर गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, नजारा ही दूसरा था, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। हकीकत और वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है जी। हुकुम सिंह जी वहाँ के हमारे स्थानीय सांसद हैं जी। उन्होंने लगभग 250 से 300 ऐसे परिवारों की सूची उपलब्ध कराई थी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी कराई थी जी। और देश के गृह मंत्री को भी कराई थी जी। जो लोग वहां से पिछले 2, 3, 4, 5 वर्ष के अंदर पलायन करके जा चुके हैं जी। और जो 40 और 50, 30 वर्ष की आप बात करते हैं, 40, 50, 30 वर्ष की बात अगर करेंगे तो हजारों की संख्या में लोग वहां से पलायन कर। सुशील कुमार शिंदे थे उस टाइम जब जो गृह मंत्री थे, उनको पत्र सौंपा था। मैं उन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हम भी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहां रंगदारी वसूली बहुत है। सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था कि वो कानून व्यवस्था पर लगाम नहीं लगा पा रही। इसमें बीजेपी या कांग्रेस कहां से आ गई या हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जो बयान दिया है वो अपराधियों को ना बख्शने की बात की है। उन्होंने किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का नाम नहीं लिया है। ना बख्शने में आपको बताता हूं, सरदना महापंचायत में दंगे के आरोपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी का विरोध किया गया था। 29 सितंबर 2013 को महापंचायत हुई। शासन ने महापंचायत पर रोक लगाई। लोगों ने पुलिस से झड़प की। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी के वाहन फूंक डाले। ये किसकी शय पर? देखिए, आप अगर उस घटना को देखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि मुजफ्फरनगर के अंदर 2 निर्दोष बच्चों की, सचिन और गौरव जिनका नाम था, उनकी सरेआम बाजार में हत्या हुई और हत्या के जो आरोपी थे उन आरोपियों को उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत प्रभावी मंत्री ने थाने से छुड़वाया। और जब अगर थाने से वो नहीं छूट पाते, उनको समाजवादी पार्टी की सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती। जी, विशाल सवाल पूछना होती जी। हमारे रिपोर्टर विशाल रघुवंशी कुछ पूछना चाहते हैं। विशाल पूछे। नीरज जी, एक तस्वीर ये भी थी, हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, आप जो प्रशासन में सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पर, कि एक तस्वीर ये भी थी कि समाजवाद सफाई में ठुमके लगा रहा था, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन आपके यहाँ से संगीत सोम
जिनको मना किया गया था, बीजेपी के बड़े नेताओं ने मना किया था कि आप पैदल मार्च नहीं निकालेंगे, तो क्यों निकाला पैदल मार्च? क्यों वहां का माहौल बगला? और जब ये कहा गया था कि अब कोई मामला ना हो, यहां तक कि आला कमान की टीम ने कह दिया था कि अब कोई भी पंचायत नहीं होगी, तो क्यों वहां पे चले गए? आपके यहाँ के योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं, वो वहां जाने के लिए निकल गए। वहां के जो डीएम एसएसपी हैं, उन्होंने उनको गुजारिश की, नजरबंद करने की कोशिश की कि आप मत जाइए और माहौल बिगड़ेगा। यहां तक कि आप एक चीज देखिए, ये आप कह रहे हैं कि शासन की गलती थी, इस बात से कहीं कतई इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोग भी पीछे नहीं थे। आप लोग ने भी वहां पर जबरदस्त महापंचायत कराई। उसका नतीजा ये हुआ कि जो आग एक दिन में बुझ सकती थी, वो आग महीनों चली, और जिसकी लपटें आज भी राजनीति में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। एक लोकसभा चुनाव में आपको उसका फायदा भी हुआ। आप देखिए, किसी ने सोचा था कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि बीजेपी 73 सीटें आ जाएगी, 2 समर्थित भले ही हो, लेकिन 73 सीटें आ जाएगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी का जो चुनाव था उसने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। राम मंदिर का मुद्दा पीछे हो गया, हिंदुत्व का मुद्दा ये आ गया कि वहां के हालात ये थे। मैं चूंकि नीरज जी वहां खुद गया था, वहां पे जो छोटा सा बच्चा जो 11वीं या 12वीं में पढ़ता था, जिसको ये नहीं पता था कि उसका दोस्त कौन है, मुस्लिम है कि हिंदू है, वो इस बात की बात कर रहा था कि मरने और मारने की बात कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं से तो मैसेज दिया गया। आप कह रहे हैं गौरव का नाम ले रहे हैं, तो 2 लड़कों की आप नाम ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आप ये नाम लेते हैं कि जो मुस्लिम था? आप कैसे रियायत कर सकते हैं कि छेड़खानी की जो घटना हुई थी उसमें वो आरोपी थे? आज तक उस पूरे मामले में कोई भी नहीं हुआ, और यहाँ तक कि आजम खान का आप नाम ले रहे हैं कि वो विधानसभा में पूरा बकायदा एक बिल्कुल आजम खान की बात करेंगे। मुझे समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनकी कमी बड़ी खल रही है हमारे स्टूडियो में। अभी वो आने वाले हैं, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे, उनसे भी बात करेंगे। एक निजी चैनल ने स्टिंग किया था, नाम आपको पता है, और उनको यह बताया गया था कि पुलिस पर दबाव बना रहे हैं अपने खेमे के जो लोग हैं उनको छुड़वाने के लिए, और कई की रिहाई भी करवाई। मृत्युंजय जी क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अभी आपके जो लखनऊ के रिपोर्टर हैं वो बता रहे थे जी कि लोकसभा चुनाव में इसकी वजह से इनको पश्चिम यूपी में ज़बरदस्त सफलता मिली, तो निश्चित तौर पे उसी सफलता को भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहेगी। और इसी रणनीति के तहत संगीत सोम लगातार इस तरीके के बयान दे रहे थे। स्थानीय जो भी नेता वहां प्रचार कर रहे हैं वो बार बार वही कह रहे हैं जो मौर्य अभी कह रहे थे कि इस दंगे के दोषियों को हम लोग आते ही जेल में डालेंगे, हमारी सरकार बनते ही। और यही नहीं बल्कि दूसरी तरफ से भी जो लोग मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं वो वहां कह रहे हैं कि सरकार बनते ही जो भाजपा के नेता हैं जो दोषी हैं इस दंगे में उनको जेल में डाला जाएगा। तो दोनों तरफ से अपने वोट को इस मुद्दे के बहाने कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही थी, लगातार हो रही थी। और मौर्य का बयान इसको पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि भाजपा किस लाइन पे जाएगी और किस लाइन पे चुनाव लड़ना चाहेगी आगे। और दूसरा एक चीज और इससे जुड़ी हुई बात मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी अजीत सिंह की बात चल रही थी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन में, तो ये जो लास्ट में अंत में होते होते अजीत सिंह जो पीछे रह गए, अलग इनको लड़ना पड़ गया, तो इसके पीछे भी ये मुजफ्फरनगर के दंगे और पश्चिम यूपी का माहौल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को ऐसा कहा जाता है कि ये डर लग रहा था कि अगर अजीत सिंह जुड़ते हैं इसके साथ तो मुस्लिम शायद फिर हमें वोट करने में संकोच करे। जी नीरज जी क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सांसद का ब्यौरा विशाल जी अभी बता रहे थे जी। मैं बता देना चाहता हूं आपको, उत्तर प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह अभूतपूर्व तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन मिला था। 73 सांसद उत्तर प्रदेश में आए तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम नीति, नरेंद्र मोदी जी का जो गुड गवर्नेंस का गुजरात के अंदर मुद्दा था, उसके आधार पर हमें मिले। भारतीय जनता पार्टी कभी सांप्रदायिकता की राजनीति ना की है, ना कर रही है और ना करेगी। लेकिन मेरी बात हमारे 3 चुनाव रथ निकले हैं, 3 चुनाव रथ वेस्टर्न यूपी में। बिहार के अंदर भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है इंडिविजुअली। अगर आप देखेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत वहां बढ़ा है। जी बिहार में क्या हो गया अचानक से? बिहार में वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है। नहीं तो गुड गवर्नेंस तभी तो था, गुड गवर्नेंस तभी था भाई नरेंद्र मोदी। नहीं बिहार में दरअसल मुझे लगता है कि आजमा कर देख चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, छोड़िए बिहार, हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, वेस्टर्न यूपी में आते हैं। हमारा चुनाव रथ 3 जगह निकल गया है, पूरे यूपी में भ्रमण कर रहा है। वेस्टर्न यूपी का वहां बात की तो नीरज जी यकीन जानिए मोदी की लहर ही नहीं है वहां पर, कहीं इसलिए तो नहीं है ये टेंट्रम? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य राजनीतिक दल अल्पसंख्यक समुदाय को नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर
उन्हें हमसे विमुख करना चाहते हैं। हमारा नीति, हमारा कार्यक्रम, हमारी पॉलिसी, हमारे नेताओं के आप वाक्य देख लीजिए, उनके क्रियाकलाप देख लीजिए, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी बात हमारे नेताओं के द्वारा नहीं कही जाती जो मुस्लिम समुदाय या सांप्रदायिकता की ओर परिलक्षित करती है। सर, एक ग्राउंड जीरो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप। वाक्य, आदमी का पेट वाक्य से नहीं भरता, वो चीजें चाहती है। अगर उसके घर के बगल में हैंडपंप लगेगा या सड़क बनेगी तभी वो आपको वोट देगा। उसे नहीं मतलब कि देश की जीडीपी कितनी है या दिल्ली में क्या हो रहा है। जनधन योजना के अंतर्गत कोई ऐसी शर्त थी क्या कि अमुक व्यक्ति ही खाता खोल सकता, अमुक व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कोई ऐसी शर्त थी क्या कि अमुक व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिलेगा? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कोई ऐसी शर्त थी क्या कि अमुक व्यक्ति को मिलेगा, अमुक व्यक्ति को नहीं मिलेगा? कौशल विकास मिशन जो हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत कोई ऐसी शर्त सरकार की है क्या? ऐसे कई सारे मिशन समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किए और धरातल पर है। आप मृत्युंजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं बताई जाती है कि इतनी सारी योजनाएं उन्होंने अपने कार्यकाल में दी हैं जनता के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं को ही या इनके रणनीतिकारों को ही इस बात पर भरोसा नहीं है कि उनकी उन योजनाओं के बदौलत यूपी में चुनाव जीता जा सकता है। मसलन आप उठाकर पिछले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का बयान देख लीजिए बड़े नेताओं का। कोई भी ये नहीं बताता कि यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत कितने गैस कनेक्शन दिए गए हैं, किसी को पता नहीं आंकड़ा। किसी पूछ लीजिए जनधन के कितने खाते यूपी में खोले गए हैं, पश्चिम यूपी में खोले गए हैं। ये आंकड़े कोई देता हुआ आपको नहीं दिखेगा, न टीवी पे, न अखबारों में, न कहीं और सार्वजनिक सभाओं में। वो दूसरे मुद्दों पे बात होती है, क्योंकि उन मुद्दों पे कंसोलिडेट करना आसान है, इधर के लिए भी और उधर के लिए भी, दोनों तरफ के लोगों के लिए। बल्कि जो जो दल इस मैदान में अभी हैं उनके लिए विकास मुझे लगता है अब पीछे रह गया है। बिल्कुल नीरज जी, अभी अखिलेश यादव सुल्तानपुर में थे, उन्होंने शुरुआत ही की कि उन्होंने क्या क्या किया। भाई जो बनाया वही तो परोसूंगा। देखिए नीरज जी एक चीज कहना चाहेंगे। जी विशाल बोलिए। नीरज जी एक सवाल था, आप ये कह रहे हैं ना कि विकास का बात है। आपके यहाँ तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं। आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा की बात करें, साक्षी महाराज की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं से हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है भारतीय जनता पार्टी। और आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जैसे ही थोड़ा फीका पड़ा, विनय कटियार फ्रेम से आउट हो गए। मतलब कुछ नेता सिर्फ इसी मुद्दे पर ही अपनी राजनीति करते थे। तो आपको बिल्कुल सही समय मिल गया है, इस वक्त हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे। पश्चिम यूपी में चुनाव है, जाट वर्सेस मुस्लिम वहां पे वोट पड़ते हैं हमेशा। ऐसे में जाट वोट बैंक आपके पास आ जाएगा, आप अच्छे खासी अपनी लहर बना लेंगे और बढ़त बना लेंगे। तो ये एक चीज साफ है। आप कह रहे हैं जांच कराने के लिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जांच कराने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये जांच पहले भी तो कह सकते थे कि उसी वक्त हम सरकार में आएंगे तो ये जांच कराएंगे जब कैराना का मुद्दा हुआ था। आप तो केंद्र में आए थे ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सीबीआई है। आप ये कहते हैं, आप गवर्नर से कहते हैं कि गवर्नर इस पूरे मामले की जो फाइल है वो सेंट्रल भेजे, गृह मंत्रालय भेजे, वहां से जांच कराई जाए। तो ये तो आप कर सकते थे ना, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब आप चूंकि अब मुजफ्फरनगर का जो दर्द है वो आपके नेताओं को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलाया है। देखिए, आप एक चीज आपके खाते में है, आप कह रहे हैं ना कि विकास की बात करते हैं। 2013 में कोई विकास की बात नहीं थी बीजेपी की। बीजेपी हिंदुत्व के चुनाव में लड़ रही थी, उसको फायदा हुआ है। और ठीक उसी तरह से अब 2017 का माहौल बनना शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी में अभी तक ये होता था कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती थी, लेकिन पहली बार 2013 में इस तरह की चीजें हुई और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिनसे हमारी खुद बात होती थी, वो ये कहते थे कि 40 से 45 सीटें हमारी सांसदी की आ जाएंगी। किसी ने ये नहीं सोचा कि 73 सीटें आ जाएंगी। तो इसी वजह से 300 सीटें प्लस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हिंदुत्व का मुद्दा आपने बिल्कुल विशाल, आपने तो एक साथ झड़ी लगा दी आरोपों की। जवाब देने का मौका तो दीजिए नीरज जी को। देखिए विशाल जी, 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के 10 वर्ष के कुशासन का और जिस प्रकार से इस देश के संसाधनों की खुली लूट, चोरी और अराजकता हुई, उसके खिलाफ हमें जनादेश मिला था। और उसी आधार पर आपने देखा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से अब तक इस देश का सम्मान विदेशों में बढ़ाने का काम किया है, इस देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने का काम किया है, इस देश के लोगों के लिए नीतियां बनाने का काम किया है। अभी तक अन्य राजनीतिक पार्टियां कोई दलित के नाम पर, कोई मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती थी। असली सम्मान दिलाने का काम अगर किसी ने किया है इन जातियों को, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा ऋण योजना, मैं बता दूं, पूरी कर लेने दो मेरी बात। इतनी सारी बातें विशाल जी ने कही, तो थोड़ा सा अवसर मुझे आप अपनी बात रखने का दीजिए। संक्षेप में। और इस देश के प्रत्येक बैंक को निर्देशित किया कि प्रत्येक बैंक एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आवश्यक रूप से ऋण देगा। 1.25 लाख शाखाएं पूरे देश के अंदर हैं। एक महिला, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अगर ऋण दिया जाता है तो 2.5 लाख लोग एक वित्तीय वर्ष में ऑबलाइज होते हैं। तो कहाँ हम सांप्रदायिकता या जाति धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे गेस्ट का। मृत्युंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। एनालिसिस वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। नीरज शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी नेता। और विशाल रघुवंशी हमारे रिपोर्टर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरा दोस्त है, वो मुझसे एक बात बोलता है कि बाहर आप कुछ भी कर लो, इज्जत बाहर से ज्यादा जब घर पे आते हैं तो अंदर ज्यादा जरूरी होती है। मोदी जी की बात है कि उन्होंने पूरे दुनिया में बहुत सम्मान बढ़ाया इंडिया का, लेकिन भारत के जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि काम उन्हीं से पढ़ना है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार। दोबारा दादी बनने का तो